मेरा उनका साथ जो था वो 15 साल का, और कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी ऐसी जुदाई आ जाएगी कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बड़े हो जाएंगे और वो बाप की शक्ल को तरस जाएंगे। एक ही मोबाइल होता था हमारा घर में, तो मसूद गए थे, उन्होंने कहा था मैं फ़ोन करूँगा, तो उनका फ़ोन ही नहीं आया। आपके हस्बैंड का जुर्म क्या है? आपको क्या लगता है कि किस वजह से, किस शुबे में उनको ले जाया? एक दफ़ा मुझे किसी जर्नलिस्ट के थ्रू बताया गया कि आपका तो हस्बैंड तो गुआंटानामो में है। सुप्रीम कोर्ट में गई? सुप्रीम कोर्ट में तो आज तक केस चल रहा है उनका। कब से चल रहा है? 18 साल से चल रहा है केस। 18 साल से? जी। मैं चाहती हूँ कि ये इतने अच्छे और बड़े काम का सेहरा ऐसे मुनीर साहब ले लें। कब तक आप लड़ सकती हैं? पूरी जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम जी, फ़र्क शो में खुश आमदीद। आज जो मेरी मेहमान है, ये इस वक्त पूरे पाकिस्तान में क्या, फिर पाकिस्तान से आगे भी जदोजहद का इस्तारा है। लापता अफराद का नाम आएगा, उनकी बाजियाबी के लिए कोशिशों का नाम आएगा तो इनका नाम सर फहरिस्त आएगा। हाउस वाइफ से एक्टिविस्ट बनना और ज़िंदगी में क्या क्या हुआ, यहाँ तक आमना मसूद जंजुआ साहिबा कैसे पहुँची, इनकी कहानी इनकी ज़ुबानी जानते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ़ लाई। बहुत शुक्रिया। आप और मसूद जंजुआ साहब, आप कैसे ज़िंदगी गुजार रहे थे? कब शादी हुई थी और ये वाक़या किस साल में हुआ? जी, हमारी शादी हुई है 1989 में। अच्छा, माशा। तो अब मतलब 32 इयर्स हो चुके हैं हमारी शादी को। मगर बदकिस्मती से मेरा उनका साथ जो था वो 15 साल का ही। 15 साल जब हम साथ रहे और बहुत ही खुशियों वाले हमने इकट्ठे टाइम गुजारा, और कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये होगा कि हमारी ऐसी जुदाई आ जाएगी कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बड़े हो जाएंगे और वो बाप की शक्ल को तरस जाएंगे, या मैं एक जो मतलब अपने शौहर पे जान देने वाली, और वो उनके बगैर मैं रहती नहीं थी, अपने मैके नहीं जाती थी, और मेरी सारी कज़न्स और बहनें और सब बुलाती थी और मैं नहीं जाती थी। मतलब हम इतना हमारा प्यार था आपस आपस का में। प्यार था। तो मैं तो बिल्कुल ऐसी हमारी ज़िंदगी थी कि मैं समझती हूँ कि सब लोग रश करते थे और वो मिसालें देते थे कि ये देखो, ये आमना और मसूद को देखो कि कितने एक दूसरे पे जान देते हैं, इन्हें कोई मसला ही नहीं है, इनकी कोई सास बहू की झगड़े नहीं होते, इनके कोई, ये सबके साथ हंसी खुशी रहती है और सबको इसने खुश रखा हुआ है। बच्चे भी इसके इतने अच्छे हैं, इतने लाड उठाते हैं ये लोग बच्चों के। सैरों पे जा रहे हैं, पिकनिक्स हो रही हैं, स्वाद जा रहे हैं, कैंपिंग हो रही है। पहाड़ों पे चढ़ने का बहुत शौक था मसूद को, तो बच्चों को भी यही था, एडवेंचर, हर वक्त शरारती, इंतहाई शरारती। और कभी उन्होंने, मसूद ने कभी उनको कुछ डांटा नहीं, कुछ नहीं कहा उन्हें। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। ठीक, तो ये आपकी, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक आइडियल कपल था, एक आइडियल फैमिली। आइडियल फैमिली, और मतलब फुल ऑफ लाइफ। जिस फैमिली में जिस मौके पे होते थे वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते थे। फिर क्या हुआ ज़िंदगी में, हुआ क्या? फिर अब ये 2-3 बिजनेस चला रहे थे। एक इनका ट्रैवल एजेंसी थी, एक इनकी आर्ट गैलरी थी, एक इनका फैशन डिज़ाइन इंस्टीट्यूट था, और एक इनका आईटी कॉलेज था। तो एक ऐसा बंदा जो कि इतना बिजी हो, और क्योंकि हम एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, मेरे फादर इन लॉ कर्नल हैं, रिटायर्ड, तो बूढ़े थे बेचारे और अम्मी भी बूढ़ी थी। तो मसूद का सबसे पहले काम ये होता था कि वो घर आके पहले इनको ना, इनकी टांगें दबानी, इनके सर पे मालिश करनी, इनके साथ शोर लगाना, हंसी मजाक करना। तो इस तरह, मतलब जिस तरह एक छोटा बच्चा, क्योंकि ही वाज द यंगेस्ट इन हिज फैमिली ना, सबसे छोटे भाई हैं वो, 3 भाइयों के। तो इस तरह मतलब अम्मी अब्बू का थोड़ा दिल बहलाते थे, फिर वो अपनी फैमिली की तरफ मेरे और बच्चों के पास आते थे। तो अब ये और इनके दोस्त, इन्होंने जाना था पेशावर, और 3 दिन बाद आना था। वो टाइम है कि उस वक्त मोबाइल्स भी कम ही होते थे, मतलब टेक्नोलॉजी भी इतनी, 18 सालों में देखे ना कहाँ से कहाँ हम पहुँच गए हैं जी। उस वक्त सोशल मीडिया का कोई वजूद नहीं था। उस वक्त वो घर पे वो वाले फ़ोन, डायल वाले फ़ोन होते थे। तो एक ही मोबाइल होता था हमारा घर में, तो मसूद गए थे, उन्होंने कहा था मैं फ़ोन करूँगा, तो उनका फ़ोन ही नहीं आया। फिर जब हम उनके दोस्त से रब्ता करने लगे तो उनके दोस्त ने कहा कि वो तो यहाँ आया ही नहीं। तो दैट वाज द फर्स्ट अलार्म
कितनी देर लगी? 30 जुलाई 2005 का वाक़या है। और फिर ज़ाहिर है कि जब 3 दिन गुजर गए वो नहीं आए तो फिर मज़ीद परेशानी बढ़ती गई। फिर मसूद के क्योंकि बचपन के दोस्त सारे, क्योंकि उनके आर्मी बैकग्राउंड से हैं तो उनके फ्रेंड्स भी मोस्टली आर्मी के थे। तो हम लोगों ने, अबू ने कहा कि जैसे कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि पुलिस तो ऐसे ही मिस हैंडल करेगी तो आर्मी के लोगों के पास जाना चाहिए। तो अबू ने फिर वो आईबी के चीफ जो थे वो अबू के जूनियर रह चुके थे, बल्कि वो बचपन से अबू उनको जानते थे। तो उन्होंने कहा वो तो एजाज शाह है, वो मेरा मतलब मैंने ही उसको आर्मी में इंडक्ट किया था और अच्छा, सारा एजाज कुछ। शाह जो है ये आईबी के हेड जो थे, उस वक्त चीफ जी थे, ये बाद में वजीर दाखिला भी रहे हाँ जी इमरान खान दौर में। बिल्कुल। ठीक है, उनके पास गए? उनके पास गए अब्बू, और जाहिर है अब्बू क्योंकि सीनियर थे, सब लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे अब्बू की। और फिर उसके बाद फिर ईद मिलन पार्टी थी तो मुशर्रफ, परवेज़ मुशर्रफ जो सदर भी थे उस वक्त, तो वो सबको बुलाते थे सारे ऑफिसर्स को। तो अब्बू वहाँ चले गए और उन्होंने वहाँ एप्लीकेशन दी। तो उन्होंने कहा राजा साहब आपका बेटा नहीं मिल रहा। तो अब्बू ने कहा जी मैं 5 महीने हो गए हैं। मुशर्रफ साहब ने कहा? अब्बू ने कहा ना कि 5 महीने हो गए हैं, ठीक मेरा बेटा नहीं मिल रहा। तो उन्होंने कहा एप्लीकेशन है? अबू ने कहा हाँ जी, मैं जेब से निकाल के दे दी। तो कहते मैं कुछ करता हूँ। उसके 1 महीने बाद हमें फ़ोन आया फ्रॉम प्रेसिडेंट हाउस कि आपका बेटा ज़िंदा है। तो और वो मिलिट्री सेक्रेटरी थे शफकात अहमद, परवेज़ मुशर्रफ। जी जी। तो हम बहुत मतलब हमारी जान में जान आई। हमने 6 माह बाद आपको पहली मरतबा पता चला कि वो जिंदा है। तो अब उन्होंने फिर साथ में ये भी कहा कि आपने ना घर में किसी से शेयर नहीं करनी ये बात। हम तो जैसे कि वी आर कॉमरेड्स इन आर्म्स, तो हम जैसे फौजी टू फौजी जैसे एक रिश्ता होता है, तो हम आपको तसल्ली के लिए हम बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि मैं आमना को ना बताऊं, मैं अपनी उसकी माँ को ना बताऊं, उसका रो रो के बुरा हाल है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं है, आपने बताना नहीं है। तो उन्होंने कहा प्लीज़ मुझे काइंडली ये बताएं उसके वेयरअबाउट्स के, अगर आप नहीं ढूंढ सकते तो मैं खुद एफर्ट करूं। तो बस उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद बस फिर जैसे डिफरेंट ऐसे लोग थे जो आते थे और कहते थे कि हमने जंजुआ साहब को देखा है डिटेंशन में, जो रिहा होकर आते थे। सबसे पहले वो था एक नज़ीर खालिस, एक बंदा था पेशावर का रहने वाला था, वो आया कि जी मैं कहीं पिंडी के किसी एरिया में मैं डिटेंशन में था, तो वहाँ पे एक जंजुआ, मुझे मतलब मैंने देखा नहीं है मगर देयर वाज अ जंजुआ, जो कि मुझे यकीन है कि वो आपका शौहर था। फिर उसके बाद जो डॉक्टर इमरान मुनीर आया, जो कि उसको भी कोई किसी सर्टेन चार्जेस में उसको अंदर रखा गया था डिटेंशन में, तो उसने भी वही बात, वही टाइम फ्रेम 2007 रावलपिंडी, और मतलब ये कोलैबोरेट भी हो रहा है ना कि वही बात वो भी कह रहा है। और उन्होंने भी यही कहा कि उन्होंने तो बल्कि कहा कि क्योंकि ईद का मौका था तो मैंने मसूद को देखा है। अच्छा, डॉक्टर साहब ने ये कहा? मैंने अपनी आंखों से देखा है, और वो इसलिए क्योंकि ईद पे कोई भी सीनियर ऑफिसर्स नहीं थे और गार्ड्स ने हमें इजाज़त दी थी कि हम आपस में बात कर लें। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा नाम मसूद जंजुआ है और मैं रावलपिंडी का बिजनेसमैन हूँ। 2007 में ये फिर पता चला? 2007। अब ये सारी विटनेसेस, इसके अलावा भी एक और भी थे, हाफिज भी था, फिर एक एक्स एयरफोर्स के साहब थे, तो उनका मैं नाम नहीं बताना चाह रही क्योंकि वो एयरफोर्स से उनका ताल्लुक़ है। तो उन्होंने एक मतलब ऑन हिज ओन पता लगाया और उन्होंने सुराग लगाया कि मसूद सेल 20I93 में है। अच्छा। और उनको ये कोडेड मैसेज रिसीव हुआ और उन्होंने मेरे सामने मेरे ऑफिस में बैठ के, ऑफ कोर्स ही वाज अ रिटायर्ड ऑफिसर नॉट सर्विंग, मगर ये कि क्योंकि हमदर्दियाँ थी लोगों में, तो वो मेरे कहे बगैर भी लोग जो थे ना वो इसमें जुटे रहते थे कि किसी तरह पता चले। तो 2000 किस साल में आखिरी मरतबा पता चला? ये 2011 की बात है कि ये जो एक्स इसके बाद भी किसी ने कोशिश की या पता चला, आसार मिले कि? उसके बाद जो अब सबसे रिसेंट पता चला है वो एक MNA हैं जो कि PMLN के रह चुके हैं, एक्स MNA,
तो वो हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में उन्होंने बताया कि वो और मसूद दोनों एक ही जगह डिटेंशन में थे। MNA साहब और जी, वो और मसूद जिंदर मसूद। साहब। और मगर उसके बाद फिर जब मैं उनका भी नाम मैं इसलिए नहीं बताना चाह रही कि शायद वो हमारी हेल्प करें, तो मैं उनको बहुत ढूंढा है, बहुत ज़्यादा मैंने कोशिश की है उनसे कि मैं उन तक पहुंचूं, मगर मैं उन तक नहीं पहुंच सकी। क्या हुआ, इतना मुश्किल क्यों है उन तक पहुंचना? क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन है जो आर्मी की तरफ से जी और जी। तमाम इदारों की तरफ से वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट में बनाई गई है, और वो ये बनाई गई है कि उनकी डेथ हो गई है। ये कब की बात है? ये भी 2011 की बात है 11 की बात कि है। जब उन्होंने देखा कि भाई ये हिम्मत नहीं हार रही, ये लगी हुई है, मुजाहरे कर रही है, फिर ना सिर्फ ये कि अपने लिए बल्कि पूरा एक कारवान बना लिया है जो कि और भी लापता लोगों को साथ लेके चल रही है, तो फिर वो मुझे लगता था कि हर थोड़े दिन बाद कोई ऐसी चीज़ की जाती थी कि जिससे मेरी उम्मीद टूट जाए, जिस तरह मैं बिल्कुल, कि न्यूज़ की सूरत में कोई ऐसी हाँ चीज़ मतलब ये कि मेरी हिम्मत ख़त्म हो जाए। तो हम्म। एक दफ़ा मुझे किसी जर्नलिस्ट के थ्रू बताया गया कि आपका तो हस्बैंड तो गुआंटानामो में है। ओके। हालांकि वो सारी जो है ना वो लिस्टें वो सारी नोटिफाइड हैं, कोई भी ऐसा शख्स वहाँ नहीं है जो कि जिसका नाम पता ना हो। क्या आपको क्या और लगता है? फिर उसके बाद ये कहने लगे सुप्रीम कोर्ट में आके कि वो उनकी डेथ हो गई है, वो भी और उनके दोस्त ये दोनों। सुप्रीम कोर्ट में बकायदा ये जमा हाँ, करवाया गया? बाकायदा ये बयान दिया गया। फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से, तमाम तरफ से कहा कि हम इनकी मुकम्मल ताउन करते हैं, हम ढूंढते रहेंगे। और ये तो वैसे भी मतलब एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हैं, इनके जो फादर इन लॉ है वो इतने सीनियर एक मतलब वेटरन थे, और अब तो उनकी डेथ भी हुए हुए भी 8 साल हो चुके हैं। अच्छा, मसूद साहब के वालिद साहब और वालदा दोनों की डेथ हो दोनों की चुकी डेथ हो है। चुकी। तो क्या हालात थे जब वो इनका इंतजार कर रहे थे, किस तरह याद जाहिर करते बात रहे? है उनका इंतज़ार करते करते बिल्कुल। और माय फादर इन लॉ वाज अ मैन ऑफ स्टील, एक ऐसा बंदा जिसके तीनों बच्चे उसके पास नहीं थे। बड़े बेटे की डेथ हो गई, सबसे छोटा बेटा डिसअपीयर्ड, और दरमियान वाला बेटा मूव टू अमेरिका फॉर एवर, ही नेवर केम बैक। कब की बात है, ये पुरानी बात है? तो उनके 2008 में पास बड़े बेटे की डेथ हुई, 2005 में छोटा बेटा चला गया, और बिटवीन द टाइम आई थिंक 2007 में उनका जो मिडिल बेटा है वो भी उनके पास नहीं था। अमेरिका चले गए वो। हाँ, बट इन स्पाइट ऑफ दैट Abu was the person who was keeping us alive. अच्छा। Abu was financially supporting us because he was a retired colonel. उनकी पेंशन पे हम लोगों को हमारा सर्वाइवल था, क्योंकि बिजनेस तो मसूद का मैं तबाह कर चुकी थी, या मैं उसे इस कॉज के लिए लगा चुकी थी। सारे फंड्स जो भी कुछ सेविंग्स थी वो मैंने अंधाधुन इस तहरीक के ऊपर कुर्बान किए, एंड आई डोंट रिग्रेट। आपके जहन में क्या आता था? यानी एक तो है कि हस्बैंड के लिए मैंने बाहर निकलना है, फिर आप आहिस्ता आपको लगा नहीं कि इस कॉज को बढ़ाने से या लोग बढ़ने से आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? कोई लोगों ने आपसे बात तो की होगी, कुछ लोगों ने। बिल्कुल देखिए उस वक्त तो मैं बिल्कुल जैसे एक पागल होता है ना, कि मुझे नहीं पता था मैं क्या चीज़ सही कर रही हूँ, क्या चीज़ गलत कर बस रही हूँ। कोशिश कर रही थी। मैं एक बस आई वॉज टू पैशनेट, टू डेस्परेट। मैं इतनी डेस्परेट थी कि मुझे कुछ ना कुछ करना था अपने शौहर को वापस लाने के लिए। स्पेशली जब मैं बच्चों को देखती थी, उनके मुरझाए हुए चेहरे, उनका जिस तरह वो बाप के लिए तड़पते थे, क्योंकि मसूद वॉज नॉट जस्ट अ फादर, ही वॉज अ फ्रेंड, ही वॉज अ फ्रेंड टू देम। उनके साथ खेलना, उनके साथ लड़की बेटी के साथ गुड़िया गुड़िया खेलना। आपके हस्बैंड का जुर्म क्या है? आपको क्या लगता है कि किस वजह से, किस शुबे में उनको ले जाया गया? क्योंकि ये इदारे हमेशा जब लेके जाते हैं तो एक साथ नैरेटिव है कि कुछ ना कुछ मामला होता है जो हमें नहीं जी पता चलता, वो बताना ये नहीं तो चाहते। ये भी एक मिथ है कि ये कहा जाता है कि कुछ ना कुछ किया होगा, मगर ये कि जितने मैंने 3000 केसेस रजिस्टर किए हैं और मैंने उनकी अच्छी खासी डेप्थ में रिसर्च की है उन केसेस के बारे में, तो मुझे उनमें कोई चीज़ ऐसी नहीं लगी कि जिसमें कि कोई कातिल हो, कोई डाकू हो, कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा हो, कोई मुल्क दुश्मन अनासिर हों। ऐसा कुछ दे नहीं वर है। वेरी सिंपल पीपल।
They were middle class people. They were simple. They were professionals. They were lawyers. They were doctors. They were engineers. और ये लोग और कैसे थे, मतलब एवरेज इनका थे या ज़हीन लोग थे या ज़हीन, एक्स्ट्राऑर्डनरी ज़हीन लोग, एक्स्ट्राऑर्डनरी मुल्क से मोहब्बत करने वाले, एट टाइम इस्लाम से मोहब्बत करने वाले। और अगर ये एट ए सर्टेन टाइम, जब जैसे कोई वाक़या हो जाता है, लंदन बॉम्बिंग्स हो गई या 9/11 हो गया या कुछ भी ऐसा हो जाता है दुनिया में, तो उसका जो एक नज़ला गिरता है वो पाकिस्तान पे गिरता है। और वॉर एंड टेरर में पूरा का पूरा नज़ला जो था वो पाकिस्तान पे गिरा, और पाकिस्तान को ये कहा गया कि यहाँ जी दहशत गर्द हैं, और उनको बाकायदा बेचा गया, जो कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की किताब में भी ये लिखा है कि हमने बाउंटीज ऑफ डॉलर्स हासिल किए। और इन लोगों का इंतखाब कैसे हुआ? CIA को जब ये कहती है कि यू शुड डू मोर, तो उनको सोचना चाहिए कि हमने उनको कितने लोग उनको दिए और कितने बाउंटीज ऑफ डॉलर्स उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिए। तो खुद आपने अपने हस्बैंड के बारे में भी उनकी कॉल्स रिकॉर्ड, बाकी चीज़ें, ये वो कुछ चीज़ें बाज़ दफ़ा आपकी नज़र में नहीं, सब चेक किया आपने? मतलब मुझे तो एक एक चीज़ चेक हुई है। आप खुद सोच सकते हैं कि 18 सालों में किस किस एंगल से हम लोगों ने नहीं सोचा होगा, क्या क्या हमने नहीं किया होगा। तो और मतलब मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरा शौहर है, बल्कि मैं एज ए एक बिल्कुल अलग एक शख्सियत के तौर पे मैं कह रही हूँ कि वो एक मिसाली शख्स है। और वो ऐसा शख्स है कि उसको ऑफर्स थी बाहर मुल्कों में जाके सेटल होने की, मगर वो कहते थे नहीं, हम पाकिस्तान में ही रहेंगे, पाकिस्तान में ही मरेंगे। और वो पाकिस्तान के लिए इतना सोचते थे, इधर यहाँ पे नेटवर्क होना चाहिए, रोड्स का। ही वॉज सच अ कॉन्शियस सिटीजन, सच अ लविंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे जिस तरह एक होता है कि गेस्ट हाउसेस होने चाहिए, यहाँ पे रेस्ट एरियाज़ होने चाहिए, जिस तरह बाद में मोटरवेज बनी और उस पर रेस्ट एरियाज़ बने, मसूद का बहुत पहले से ये सारे कॉन्सेप्ट। आप कह रहे हैं कि एक हुब्बुल वतन शख्स था, आपको किसी एक्ट से या कभी किसी सोच से नहीं लगा कि मुल्क के खिलाफ नहीं, कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उनकी सिर्फ और सिर्फ अगर किसी चीज़ से मुझे वो लगता है, वो ये लगता है कि ये इनके आर्मी के फ्रेंड्स थे सारे, और ये लोग खुल के बातें करते थे, आपस में शेयर करते थे। और जो ऐसी पॉलिसीज़ थी जो कि अमेरिका के साथ ताउन करना, जो वॉर ऑन टेरर में, और अपने ब्रदर इस्लामी मुल्क के ऊपर बमबारी होना, वो मसूद को बहुत मतलब। मुशर्रफ साहब के बारे में क्या ख्यालात थे उनके? तो उनके ज़ाहिर है कि वो ये बात पसंद नहीं कर रहे थे। वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे कि हम आपस में जो इस्लामी कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के ऊपर बमबारियाँ करें। तो आपको लगता है कि अगर कुछ हुआ है तो इस जगह से कुछ हो सकता है? यही पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि तो उनके कोई फ्रेंड्स भी हुए लापता? उनका एक फ्रेंड है जो कि इंजीनियर था, फैसल, वो भी उनके साथ ही डिसअपीयर्ड है। अभी तक नहीं आया वापस? अभी तक वापस नहीं आया। ठीक है। तो आप कहाँ कहाँ गई, यानी सुप्रीम कोर्ट में गई? सुप्रीम कोर्ट में तो आज तक केस चल रहा है उनका। 18 साल से चल रहा है केस। 18 साल से? जी। और कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने 2011 में वो ये एक फर्जी कहानी ला के बंद कर दिया केस कि जी आपके शौहर की डेथ हो गई है, और उनको जो है तालिबान ने या किसी ने उनको मर्डर कर दिया है विदाउट गिविंग एनी सबूत। तो जब ये वाली बात उन्होंने कही सुप्रीम कोर्ट में, तो जस्टिस जवाद एस ख्वाजा थे, और उन्होंने बहुत सख्त इनको डांटा। उन्होंने कहा आप सबूत बताएं, आप उनकी ग्रेव बताएं। अब ये खामोश खड़े में। तो उन्होंने कहा हमें आप बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें। जब आपको ये नहीं पता कि वो उनकी ग्रेव कहाँ है, जब आपको ये नहीं पता कि वो हाउ ही डाइड एंड वेयर ही डाइड, देन डोंट गिव अस, हमें ऐसे ना करें, फिर तो 18 मिसगाइड ना करें। 18 साल में तो कई सीजेस आए, बड़े ताकतवर भी, इफ्तिखार चौधरी भी आए, बेशुमार लोग आए। क्या किया, किसने क्या किया? इफ्तिखार चौधरी साहब ने तो इस केस को बहुत ज़्यादा उठाया था। 2013 तक वो थे, तो 8 साल वो इस केस को चलाते रहे। और जब इमरान मुनीर का बयान आ गया कि उसने ये कह रहा है, वो कहते हैं ना कि 164 की जो स्टेटमेंट होती है वो अनडिनाइबल होती है, गिवन टू द स्टेट फंक्शनरीज, नॉट टू मी। वो स्टेटमेंट किसको दी गई है? वो जो SHO है हमारा, वेस्टरिज का SHO, उसको दी गई है। हमारा जो CCPO था
रावलपिंडी का, उनको दी गई है, राव इकबाल साहब। और उसमें वो कह रहा है कि आई मेट 3 persons, वन ऑफ देम वाज मसूद जंजुआ, अ बिजनेसमैन ऑफ रावलपिंडी। ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। आई मेट 3 persons, वन ऑफ देम वाज अ बिजनेसमैन ऑफ रावलपिंडी, मसूद जंजुआ। लेकिन वो भी हल ना कर सके इस केस को। मगर मैं तो अगर मैं कहना चाहूँ ये, तो मेरे ख्याल में मेरे जितने चीफ जस्टिस भी उतने ही मुजरिम हैं। आपको लगता है कि जी बिल्कुल, क्योंकि इनको जानते बूझते इन्होंने मुझे इंसाफ नहीं दिया। अब सबके सामने गई आपकी चीजें। अच्छा, सब जानते थे आपको? एवरीबडी न्यू। आई वाज प्रेजेंटिंग द केसेस ऑफ 749 डिसअपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ देम। मैं सिर्फ मसूद का केस तो प्लीड नहीं कर रही थी, मैं तो इन सब का केस प्लीड कर रही थी। आई वाज सर्विंग एज ए लॉयर फॉर एवरीवन फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी ने ऑफर किया आपको कि अगर आप बाकी सबका छोड़ दें केस तो आपकी उसमें कुछ हो सकता है, बेहतरी हो सकती है? इस तरह का हुआ नहीं, मगर ये कि जब मैं बहुत आगे बढ़ चुकी थी, जबकि ऑब्वियसली जब आपके पास एक काफिला हो जो आपके साथ मजलूम, बेबस, मजबूर, रोता हुआ, डेस्परेट, तो आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि जी मैं कल से अब जी छुट्टी, बस अब ख़त्म, अब मैं कोई काम नहीं कर सकती, अब मैं सिर्फ मसूद का केस उठाऊंगी। आई कांट से दिस। तो मुझे लोगों ने कहा कि आप अगर सिर्फ अपना ही केस लड़ती तो शायद आपके शौहर आ जाते। तो आपका यानी आपका जुर्म ये है कि आपने बाकी लापता अफराद की आवाज़ भी उठाई। मगर वो बहुत देर हो चुकी थी उस वक्त। और वैसे भी मतलब एक जो देखें, जो किस्मत में है वो तो वही है ना, किस्मत का लिखा तो नहीं बदलेगा। तो अब जो अगर मेरी ज़ात से या मेरी छोटी मोटी जो भी मेरी एक मुखलिस सी नियत है कि मैं अपने लिए सिर्फ काम ना करूं बल्कि मैं बाकी सब की, क्योंकि मेरा दुख वही है जो बाकी सब का है, तो मैं अपनी उन बहनों के लिए, उन माओं के लिए जो इस कर्ब से गुजर रही हैं, उनका हाथ पकड़ के चलूं, उनको सहारा दूं, उनको बताऊं कि ये रास्ता है, इस तरह FIR करनी होती है, फिर इस तरह एप्लीकेशन लिखनी होती है। आई वॉज राइटिंग फॉर देम। तो अगर मतलब मैं इतना भी ना कर सकूं तो फिर मतलब क्या इंसानियत क्या है, फिर कहाँ गई इंसानियत? कितने वज़ीर आज़म से मिली आप? कितने आर्मी चीफ से मिली? आर्मी चीफ से तो मैं नहीं मिली, मगर ये कि मैंने लेटर्स हर एक को लिखे हैं और बेशुमार लिखे हर हैं, आर्मी चीफ? हर आर्मी चीफ को। और बल्कि मैंने जनरल राहिद शरीफ के ज़माने में तो हमने एक कैंपेन चलाई थी कि हम हर हफ्ते में GHQ जाती थी और उनके गेट पे लेटर सबमिट करा के आती थी। आपने तो GHQ के सामने मेरे ख्याल मुजाहरे भी किए हैं। जी हाँ, वो कितने? एक दफ़ा किया था तो उसमें बड़ा काफ़ी सख्त मार रिएक्शन पड़ी है। थी। हाँ, बड़ा सख्त रिएक्शन था, उसकी वीडियोस देख रहा था। जी, वो में मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा उनके ऊपर इम्पैक्ट हुआ था। और उसके बाद से फिर मैंने बच्चों को, मतलब आयशा तो खैर वो मेरे साथ ही होती थी हर वक्त, बट ये कि फिर मैंने बच्चों को उससे फिर दूर कर दिया था। तो बच्चे आपके क्या कहते हैं? वो अपने वाले साहब की जाहिर बात है उनको है कि वो वापस आएंगे, उनकी अब बिल्कुल शादियां हो चुकी हैं, वो हाँ छोटे जी, थे। वो तो अब मैरिड हैं, दे आर लीडिंग वेरी सक्सेसफुल लाइव्स अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई विश के मतलब मसूद भी ये देखते, जैसे मौका होता है बच्चों की ग्रेजुएशन का, मौका होता है बच्चों की शादी का, निकाह जब हो रहा था अली का, मोहम्मद का, तो मतलब सब लोग बजाय इसके कि खुश होते रो रहे थे क्योंकि उनका बाप नहीं था मौजूद। तो बच्चे भी रो रहे थे। और इसी तरह अब मतलब आयशा की अभी शादी नहीं हुई, मगर ये कि मेरी उम्मीद नहीं टूटी, मैं चाहती हूँ कि ये खुशियाँ वो भी देखें। क्या आपको कभी ऑफर हुई मुल्क से बाहर से कि हम आपके लिए कुछ करते हैं या आप हमें बताएं, या आपने कोशिश की कभी? नहीं, ऐसी ना मैंने कभी कोशिश की और ना मुझे कोई ऑफर नहीं। हो सकता था कि आप अगर इंटरनेशनल लेवल पे से लेके जाती हैं शायद कोई इंटरनेशनल लेवल पे तो बहुत सारी जैसे जो ह्यूमन राइट तंजीमें हैं उनसे हमारी काफ़ी एक लाइजॉन है, एमनेस्टी के साथ है, और आफाद एक एशियन फेडरेशन है जो कि फ़िलिपीन बेस्ड इदारा है, उसके साथ है। ह्यूमन राइट वॉच से, यूनाइटेड नेशंस में भी वो लोग हम अपनी कॉन्फ्रेंसेस पे मुझे बुलाते हैं और मतलब मेरी बात को वो एक ऑथेंटिक उसका दर्जा देते हैं कि
जो इस इशू के हवाले से मेरी बात को वो बहुत ज़्यादा क्रेडिबल समझते हैं। तो वो हमारे लाइजोन है, पूरी दुनिया की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लाइजोन है। मगर ये कि देखें, हमारे घर का मामला है और हमारे घर में हल होना चाहिए। हमारे घर में एक मोस्ट कॉम्पिटेंट आर्मी है, मोस्ट कॉम्पिटेंट अदलिया है, मोस्ट कॉम्पिटेंट यहाँ पे कैबिनेट्स हैं, पार्लियामेंट है, सेनेट है, एक एडमिनिस्ट्रेशन है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो हम सिर्फ पॉलिटिकल विल की कमी है कि हमने रास्ता क्यों नहीं निकालना। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही, हमें रास्ता निकालना चाहिए और निकालना पड़ेगा। कौन से ऐसे लीडर हैं जो आपके मुजाहरों में आते रहे हैं या आपके साथ ज़ाहिर यकजहती करते रहे और बाद में उनको पोजीशन भी मिली है, और फिर जब आपने कोशिश की तो तब क्या हुआ? ये तो हमारे साथ तो हमेशा हुआ है। कौन से होंगे? पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स और वो सब आते थे जब मुशर्रफ दौर में। फिर जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में आ गई तो हमारा उसी दौर में 75 डेज का कैंप था पार्लियामेंट के सामने, और वो कुछ नहीं कर सके। ये उनकी बहुत मेहरबानी है कि उन्होंने हमें बर्दाश्त किया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स आते रहे 75 डेज के कैंप में। इवन रहमान मलिक साहब, वो जो थे इंटीरियर मिनिस्टर थे, उनके सेनेटर्स थे, उनके सब लोग आते थे, बट दे कुड नॉट सॉल्व द इशू। कमेटियाँ बना ली उन लोगों ने, बहुत अच्छे तरीके से। ये नहीं कि कभी फोर्स नहीं किया कि भाई आप लोग चलो पैकअप करो जाओ, या हम पे लाठी चार्ज कर देते, नहीं। फिर जब और उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब हमारे कैंप में आए। अच्छा, ये कब की बात है? अपनी पूरी कैबिनेट के साथ 2008 में, 2013 में वो आए कैबिनेट के साथ, पूरी कैबिनेट के साथ। अगर वजीर आजम मुल्क का नहीं ये मसला हल करवा सका, आर्मी चीफ नहीं करवा सका, तो ये मसला कौन हल करवाएगा? देखें, एक बात करना और बात होती है और एक उसके पीछे लग जाना और बात होती है। आपको लगा कि इन सब ने बात सुनी लेकिन इसके लिए किया कुछ कहीं सॉलिडारिटी शो की, मगर ये कि उसके पीछे लग के उसे हल नहीं करवाया। इमरान खान साहब उस कैंप में आए, जब वो वज़ीर आज़म बने फिर आप गई उनके पास? फिर मैं गई उनके पास। फिर श्री मज़ारी के थ्रू मेरी मीटिंग हुई उनके साथ, और उन्होंने बहुत ज़्यादा इज़हार यकजहती की, बहुत ज़्यादा। जब वो वज़ीर आज़म थे? जी, मगर वो इस तरह से इज़हार यकजहती थी जैसे कि कोई भी ह्यूमन राइट डिफेंडर दूसरे ह्यूमन राइट डिफेंडर से करता हो, नॉट एज ए वज़ीर आज़म। यानी ऐसे लगता है कि तुम्हारे अल्लाह हालात बेहतर कर दे। हाँ, कि ऐसा होना चाहिए, ये बहुत बड़ा जुल्म है, लेकिन ये गलत है। कहीं भी आपको लगा कि वो बेबस थे, वो कर नहीं पा रहे थे? बेबसी की एक शक्ल है। बिल्कुल बेबसी की ही शक्ल थी। और वो ये नहीं है कि नहीं करना चाहते थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज करना चाहती हैं, सॉल्व करना चाहती हैं, मगर उनका इतना लेवल ऑफ डेडिकेशन नहीं है कि वो इस इशू को पीछे लग के करवाएं और इसके ऊपर डायलॉग करें मिलिट्री के साथ। देखिए, अगर आप कहते हैं ना कि मैं किसी पोजीशन पे हूँ, तो आपके पास लेवल होता है आप बात करने का। मेरे पास तो वो लेवल नहीं है ना कि मैं कहूँ कि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मैं 1-to-1 बात करनी है, मैंने बात तो डायलॉग करनी है। मगर मैं यही कर सकती हूँ कि मैं वो बातें जो करना चाहती हूँ मैं वो लेटर्स में लिखकर पोस्ट कर देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो इसके ऊपर कोई नोटिस लेंगे, क्योंकि मतलब हमारे आसिम मुनीर साहब जो हैं, वो मेरी अम्मी यहाँ पे लाल कुर्ती में रहती थी, तो शी इज़ फ्रॉम रावलपिंडी, एंड वो भी उन्हीं के मोहल्लेदार भी थे, और उनके फादर जो थे वो मेरी अम्मी के टीचर भी हैं। अच्छा, तो पर्सनल कहीं से किसी जगह से कोशिश की उन तक मैसेज पहुँचे? वो इट्स अ बिट वेरी फार फेच्ड आइडिया। ज़ाहिर है वो तो पूरे 24 करोड़ आवाम के आर्मी चीफ हैं, तो इस रिश्ते से हम हर एक उम्मीद रखता है उनसे। लेकिन उनको पता तो पहले से है ना, आपको सब लोग जानते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो भी आएगा इस मुल्क में वो आमना मसूद जंजुआ को, उनकी एफर्ट को जानता होगा और मसला भी जानता होगा, बिल्कुल जानता है। और देखिए, अब जिस तरह जो पॉलिटिकल विल हम चाह रहे हैं कि पॉलिटिशियंस में हो, वही पॉलिटिकल विल हमें मिलिट्री से भी चाहिए कि वो जब सैलाब आते हैं तो वो सबसे आगे होते हैं, ज़िलज़ले आते हैं वो सबसे आगे होते हैं। IDPs का इशू हुआ है, उन्होंने 20 लाख लोगों को रिहेबिलिटेट किया, तो ये मिसिंग पर्सन्स तो इतने नहीं है। आपकी एफर्ट एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत इनके खिलाफ नहीं है? नहीं, कभी भी नहीं। देखिए, हम सब
हम इनके लिए जाने देते हैं। मेरा बचपन रिसालपुर में गुजरा है, और रिसालपुर में आपको पता है कि हर वक्त एयरफोर्स के जहाज़ उड़ रहे होते हैं, और मुझे शौक था, मुझे क्रेज़ था कि मैं आर्मी की डॉक्टर बनूं। और मतलब आर्मी की जीपें देख के और आर्मी के यूनिफॉर्म देख के मेरा मतलब खून जोश मारता था। मतलब आई वॉज बेसिकली अ ट्रू पैट्रियट एंड आई एम। तो फिर जब मेरा आर्मी में नहीं हो सका, एज ए डॉक्टर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर मैंने आर्टिस्ट बनने का अज़म किया, और आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम अ सिल्वर मेडलिस्ट। आपकी वहीं पे मुलाकात हुई मसूद साहब से? हाँ जी, मसूद से मेरी उधर ही मुलाकात हुई, क्योंकि वो गैलरी चला रहे थे ओरिजिनल्स, और मैं जो थी, मैं फ्रेश ग्रेड थी, और मैं चाहती थी कि अपना एग्जीबिशन करवाऊँ। तो उन्होंने बल्कि पहले मुझे काफ़ी डिस्करेज किया, तो बहुत मेरे आर्ट के बहुत ख़राबियाँ निकाली कि ये तो ये है वो है, तो मैं बहुत नाराज़ होकर वापस आई। तो बट बाद में दैट वाज हाउ वी मेट। ये लव मैरिज ही हुई ना? हाँ जी, क्या लगता है? लव एंड अरेंज, बिकॉज आवर पेरेंट्स वर आल्सो इन लाइन विद आवर विशेस। तो क्या अब हाफिज आसिम मुनीर आपके आखिरी उम्मीद है इस वक्त? अब आखिरी उम्मीद तो अल्लाह ही है मेरी, आखिरी उम्मीद तो अल्लाह ही है। मगर मैं चाहती हूँ कि ये इतने अच्छे और बड़े काम का सेहरा कोई भी ले ले, आप आसिम मुनीर साहब ले लें, तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं है। देखें, सिर्फ दुनिया तो ख़त्म हो जाएगी ना। कब तक आप लड़ सकती हैं? पूरी ज़िंदगी। बच्चे क्या कहते हैं? अब तो सारे अपनी जगह सेटल हैं, क्या कहते हैं बच्चे? तो देखें, उनके लिए लाइफ चलती रहती है। कहाँ डिस्करेज किया कि अम्मा बस कर दें? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मगर ये कि जाहिर है कि उनके लिए अब प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं। मगर मेरी सुई उधर ही अटकी हुई है, और शायद अटकी रहेगी जब तक सारे लोग घरों को वापस नहीं आ जाते, और जब तक ये इशू ख़त्म नहीं हो जाता। टोटल कितने अफराद हैं ये जो लापता हैं? देखिए, इतने ज़्यादा नहीं है ये। अगर 10,000 कमीशन ऑफ इंक्वायरी के पास हैं, और उसके अलावा भी अगर हम बहुत भी हम कहें कि 10,000 और भी हैं, तो 20,000 का ही सवाल है। आपने उनको रिहेबिलिटेट करना है, आपने उनको, अगर कोई चार्जेस हैं तो उनको अदालतों में ले आए, और कहती हैं कि अगर बस मेरे ये इशू ख़त्म हो जाएगा। कोई मसला है ना, तो आप उनको अदालत में ले आए, उनको जो भी सज़ा बनती है आप सज़ा देते हैं, लेकिन कम से कम हमारे सामने लाएं, सामने ले आए, इन सबको सामने ले आए। इनके खिलाफ अगर कुछ भी है, आप XYZ, आपके पास 1001 लॉज हैं, आप किसी भी लॉ में बुक करके को सामने ले आए, और इनकी फैमिलीज़ को कॉम्पनसेट कर दें जो इतना बड़ा नुकसान हो गया उनका। उनको इस तरह से फाइनेंशियल हेल्प भी दें, उनको जहनी तवाज़ुन भी उनके ख़राब हो चुके हैं। ज़्यादा अफराद कहाँ से हैं, किस सूबे से हैं? सबसे ज़्यादा सूबा खैबर पख्तूनख्वा से हैं। KP से हैं? जी। अच्छा, लोगों को एक आम तासुर है कि बलूचिस्तान लगता है कि वहाँ पर शायद लापता, जबकि कमीशन के पास भी सबसे बड़ी तादाद जो है वो KPK से है, और हमारे जितने 3,000 केसेस में से 1,500 जो हैं वो KPK से। ये लापता अफराद का कमीशन है, इसकी क्या जिम्मेदारी है, कौन इसका हेड है, और उनके पास जब आप जाते हैं तो वो क्या कहते हैं? वो जो कमीशन है वो एक पोस्ट ऑफिस के तौर पे है, उनकी कोई पावर्स नहीं है। वो अगर अपना ही एक ऑर्डर देते हैं कि प्रोड्यूस किया जाए, तो वो बंदा कभी प्रोड्यूस नहीं किया जाता। अच्छा, वो ऑर्डर देते हैं ऐसे? जी, लेकिन और उन पे इस तरह के 600 प्रोडक्शन ऑर्डर्स वो कर चुके हैं, जिसके ऊपर एक पर भी अमल नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्होंने ये फैसला दिया होगा ना, डायरेक्ट तो नहीं कंप्लीट। हाँ, 4 साल 5 साल इन्वेस्टिगेशन के बाद वो ये ऑर्डर देते हैं कि बंदे को पेश किया जाए, और वो बंदा नहीं पेश किया जाता। आपके हस्बैंड का ये ऑर्डर निकला? नहीं। कोशिश की आपने? मैं तो बहुत ज़्यादा लापता अफराद कमीशन के जो सरबराह थे कहीं से बहुत ज़्यादा, मैं तो दिन और रात, जब तक कमीशन में मेरा केस था, मैं तो दिन रात कमीशन से एफर्ट्स करती रहती थी। क्या रिफ्यूज़ल क्या आया वहाँ से? वो उन्होंने वो जो ले आए, वो मुझे वो ब्रेक करने वाला जो बयान था कि जिंदा ही नहीं है। तो हम क्या इनके लिए हुक्म जारी करें? कौन है इस वक्त हेड, कौन है इसका? वो 11 साल से वही हैं, जस्टिस जावेद इकबाल, और हालांकि उनके ऊपर इतनी एलिगेशंस भी हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि मुझे आके अपनी आंखों देखा हाल बता चुकी हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट, वो जब तमाम गवर्नमेंट्स ने एग्री किया कि इनको हटाया जाए, तो वो हाई कोर्ट चले गए, और वहाँ से उन्होंने रिलीफ ले ली कि मुझे नहीं हटाया जाएगा और मैं ही सरबराह रहूँगा। नहीं, जब वो चेयरमैन नैब थे तब भी वो सरबराह थे?
तब भी वो तो इसके ऐसा सरबराह मतलब आईनी को इसमें सुकम नहीं है कि आप इस तरह से चेयरमैन नैब भी हों, लापता अफराद कमीशन के सरबराह भी हों, यानी क्या अहलियत क्या है उनकी? होना तो चाहिए। ये तो मतलब पॉलिटिशियंस का काम है ना कि देखिए इतना बड़ा मुल्क है, उसमें एक से एक काबिल लायक फाइक जजेस मौजूद हैं सिर्फ, और ज़रूरी नहीं है कि वो जज ही हो, वो कोई भी हो सकता वो ह्यूमन राइट्स नोइंग पर्सन होना चाहिए और डेडिकेटेड और बहादुर होना चाहिए, तो वो कोई भी हो सकता कोई था, अगर पॉलिटिकल बंदा हो तो आपको लगता पॉलिटिकल है, बंदा हो जाए वो, या आपको लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है इधर? बिल्कुल, जिसकी कमिटमेंट हो विद दिस कॉज। आप लोगों ने गालिबन कमेटी में, सेनेट की कमेटी में इल्ज़ामात भी लगाए हैं जावेद इकबाल साहब से। हाँ जी, बिल्कुल, वो वही मैं कह रही हूँ कि हर गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया है और उसके बाद उन्होंने कोशिश की उन्हें हटाने की, मगर उनको हटाया नहीं जा सका। कौन है उनके पीछे? सिफारिश तगड़ी है उनकी कोई? बड़े आदमी क्या है? वो बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, बहुत ज़्यादा। यानी हर हुकूमत के, हर इस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट हैं वो। बिल्कुल। और जो आपने बातें कही थी उनके बारे में, सारी बातें सच हैं कि उन्होंने खवातीन को हरास हाँ किया? जी, बिल्कुल। और वो इस और तरह वो हमने मतलब ये कि मैं तो सिर्फ एक वाक़या आपको बताया है, अच्छा, और भी हैं ऐसे वाक़यात। जो लोग उनके तो पास इंसाफ लेने जाते हैं तो उन्हीं खवातीन को हरास करते हैं वो। आप खुद बताएं कि ये कैसा इंसाफ है, ये कहाँ से इंसाफ मिलेगा इनको। और वो आज भी उसी सीट पर कायम है। वो आप भी उसमें, जबकि फैमिलीज जो हैं बहुत सारी जो हैं वो बाइकआउट कर चुकी हैं, वो नहीं जाती। अब आपको मीडिया कवरेज देता है, क्योंकि लोगों को तो पता है कि कहाँ पे हो सकते हैं आपके हस्बैंड, मीडिया आपको प्रॉपर कवरेज देता है? मीडिया का अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा इस इशू में। पहले देते थे। हाँ, पहले तो आप सोच नहीं सकते कि मतलब मुझे समझ नहीं आती थी कि मेरा और कोई काम ही नहीं था सिवाय इसके कि एक चैनल, दूसरा चैनल, तीसरा चैनल। अब क्या हुआ? तो अब क्योंकि ये बिल्कुल ही एक नो गो एरिया है, आफ्टर एपीएस का जो वाक़या हुआ था वो पाकिस्तान की का 9/11 था वो, उसके बाद चीज़ें चेंज हो गई। उसके बाद से अब तक लोगों की डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। पहले लोग इस इशू को सपोर्ट करते थे, नहीं करते। सिविल सोसाइटी हमारे साथ खड़ी होती थी। जज जो अथर मिनल्ला साहब हैं, ही वॉज विद अस, स्टैंडिंग विद अस। तो इस तरह से मतलब हम लोग जब उस वक्त सिविल सोसाइटी जब निकली थी अदलिया की बहाली के लिए, तो तमाम लॉयर्स, तमाम पॉलिटिशियंस, मिसिंग पर्सन्स फैमिलीज, वी वर ऑल टुगेदर। मगर एपीएस के बाद एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर दी गई कि नहीं, ये तो दहशतगर्द है, विदाउट कंफर्मिंग, विदाउट सेइंग। यानी जो तो आपके साथ खड़े थे इसलिए वो भी पीछे हट गए। हाँ, वो सब पीछे हट गए, जाहिर है। वही जो अफेक्टेड है वही रह गया, कि उसका भाई नहीं है, किसी का बेटा नहीं है, किसी का शौहर नहीं है, वही लोग रह गए फिर। कोई ऐसी कहानी भी आपके सामने आई कि किसी ने आके कहा कि मेरा हस्बैंड तो, यानी सबकी कहानियाँ तकरीबन इस तरह से ही हैं, कोई ऐसी कहानी जिसने आपको चौंका दिया हो कि यार इस बेचारे के साथ ये क्या कर दिया? वैसे तो ये सारी कहानियाँ ऐसी हैं। सारी ही बहुत ज़्यादा मतलब दिल बर्दाश्त करने वाली हैं, मगर एक जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा उसकी लगती है, इदरीस उसका नाम है, और ये 2003 में इसको अगवा किया गया था। और इसके बाद फिर इसकी जो वाइफ थी वो और उसके एक बेटी और एक बेटा था। तो उसके काफ़ी साल गुजरने के बाद तकरीबन, क्योंकि अब देखें अब उनको तकरीबन 20 साल हो चुके, तो वो जब 10 साल के करीब गुजरे तो उसकी अम्मी ने उस लड़की, क्योंकि यंग थी वो, उसका खुला लेके और उसकी शादी कहीं और कर दी। और दूसरा ये कि उसकी जो बेटी थी वो नानी को दे दी और बेटा जो है वो चाचा को दे दी। यानी इदरीस की फैमिली पीछे कि से पूरी की पूरी फैमिली जो है वो किसी और की वाइफ बन चुकी है, बेटी उसकी नानी पाल रही है, बेटा उसका चाचा पाल रहा है। यानी अब वो वापस भी आएगा तो अपनी दुनिया को कहाँ से समेटेगा? कहाँ से देखेगा वो, क्या देखेगा वो? तो इस तरह की मतलब बहुत ज़्यादा। एक और भी वाइफ है जाहिद अमीन की, वो भी इसी तरह इस कैफियत में गुजरी कि वो 10 साल वो इसी कर्म में रही और अच्छा। वो उसके बच्चे भी नहीं थे। तो फाइनली अभी तक उसका शौहर नहीं आया और मतलब इसी साल उसने जो है वो खुला ले लिया, मतलब ना चाहते हुए, क्योंकि उनके घर वालों का प्रेशर होता है। लड़कियां नहीं चाहती कि वो अपने शौहर को कभी भी छोड़ें, जो मर्जी हो जाए, मगर उसकी फैमिली के प्रेशर ने कि एक यंग लड़की है कैसे ज़िंदगी गुजारेगी। आप ये जो सारा लेके चल रही हैं सिलसिला,
तो कैसे इसके जो अखराजात हैं कैसे बर्दाश्त कर रही हैं, क्या है सिलसिला, क्या है? इसके अखराजात पहले तो मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं अपने सारी तहरीक पे लगा दी, अपनी सेविंग्स अपने शौहर की जितनी भी थी, और जब वो 0-0 हो गया तो उसके बाद फिर मुझे एक शौक मिला कि अब मुझे कुछ हाथ पांव मारने हैं। तो फिर हमने जब, क्योंकि उसकी बुनियाद तो रख चुके थे हम डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की, और इसमें मीडिया के लोग भी हैं, इसमें लॉयर्स भी हैं, इसमें रिटायर्ड जजेस भी हैं, तो उन सब के सामने मैंने ये बात रखी कि ये अब इसको फंड्स की भी ज़रूरत है। और उन लोगों ने, मसूद के फ्रेंड्स भी हैं उसमें, और मेरे फादर इन लॉ भी थे, वो ही इसके चीफ पेट्रन थे डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स के, और इन सब ने मिलकर फिर इस डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की गाड़ी को चलाया। तो उसके बाद फिर हम लोगों को जाहिर है कि वो इतने सफिशेंट नहीं थे कि मुल्क गिर एक तहरीक को संभाल सकते। तो फिर हम लोगों ने कोशिश करके अफाद एक इदारा है जो कि एशिया बेस के ऊपर काम करता है और जो कि सिर्फ जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशंस को ही एफिलिएट करता है, उसके साथ फिर हमारी एफिलिएशन हुई, और वहाँ से हमें इतने फंड्स थोड़े बहुत मिल जाते हैं कि हम अपना किराया दे सकते हैं, बिल्स दे सकते हैं, और जैसे कैंपेन है कि तहरीक जो है वो चलती रहती है, रुकती नहीं है। इसमें लापता अफराद में सिर्फ मर्द हजरात हैं या ख़वातीन भी? ख़वातीन एक थी जीनत, जो कि तकरीबन 3-4 साल पहले की बात है, मगर ये कि वो वापस आ गई थी। क्या मसला था उनका? तो वो कोई इस तरह का ही केस था कि वो कोई ऑनलाइन उनकी कोई दोस्ती हुई थी, तो किसी मुस्लिम इंडियन लड़के से। तो मगर ये आपको पता है कि वो इंडिया भी हमारा नो गो एरियाज में ही आता है, एनीथिंग टू डू विद इंडिया विल मीन कि आप भी डिसअपियर हो जाएंगे। तो कितने साल बाद उनको फिर रिहा कर दिया गया? तो वो फिर 2 साल बाद वापस आई थी। तो वो अब ठीक है या नहीं? अब वो बस उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। अच्छा, आपकी मुलाकात नहीं हुई, आपने कोशिश की? जी बिल्कुल, मगर जैसे होता है कि बहुत सारे लोग वापस आते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि ये तहरीक जो है, अगर 3,000 मैं कह रही हूँ तो उनमें से 1,200 वापस भी आ चुके हैं। ये आपकी तहरीक की वजह से मुमकिन हुआ? 1,200 अफराद, जी, बहुत बड़ा फिगर है। और जो वापस आए हैं वो हम उनको इसलिए नहीं छेड़ते और हम उनकी कहानी इसलिए नहीं सुनते, वैसे तो सुनते हैं ऑफिशियली, मगर हम उसको सामने इसलिए नहीं लाते कि ताकि ये सिलसिला रुके ना। लोग आते रहे, अगर लोग अपनी बातें बताना शुरू कर देंगे, हाँ जी, ये सिलसिला रुक जाएगा लोगों के आने। बिल्कुल। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है जो कि मैं, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि हमारी फोर्सेस में दर्द दिल रखने वाले लोग मौजूद हैं और वो ये जुल्म नहीं कर रहे जो कि बाकी दुनिया में हो रहा है। बांग्लादेश में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, वहाँ पे भी फिलीपींस में हो रहा है, उसमें वापस जिंदा आते ही नहीं है, कभी भी नहीं आते। They never come back. और अमेरिका और यूरोप और श्रीलंका में 30,000 disappeared, they never came back, not a single one. तो इससे मतलब इस तरह से खुश नहीं होना चाहिए कि चलो हमारे वापस तो आ जाते हैं, मगर एक ज़हनी तवाज़ुन ख़राब होता है, उनकी माजूर होते हैं और इस तरह से, मगर बहुत ठीक भी वापस आ जाते हैं जो बिल्कुल ठीक। और अब एक शॉर्ट टर्म डिसअपियरेंस भी शुरू हो गई है जो कि 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 मंथ, 3 मंथ्स, उसमें इन्वेस्टिगेशन की जाती है। बिल्कुल, हाँ। तो अमेरिका, यूके, यूरोप, यहाँ का मॉडल क्या है? वहाँ पे भी लोग अगवा होते हैं, लापता किए जाते हैं? वहाँ पर लापता नहीं किए जाते, वहाँ पे लोगों को चार्ज किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, चाहे वो झूठा हो या सच्चा हो, मगर चार्ज किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। यानी स्टेट करती ज़रूर है लेकिन उसको एक कानूनी दायरे के अंदर, कानूनी दायरे। तो हम भी सिर्फ यही चाहते हैं कि कानूनी दायरे के अंदर करें, चार्ज करें आप। अगर कोई मुल्क दुश्मन ऐसे अनासिर हैं जिनकी ज़रूरी है तफ्तीश करनी, तो हम भी आपके साथ ताउन करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं सब बेगुनाह है, हम कहेंगे कि ठीक है, अगर आप कुछ लगता है इंटेरोगेट ज़रूर करें, टॉर्चर ना करें, फैमिली से रिश्ता कायम रहने दें, अदालतों का हक डिनाई ना करें। आपके पाकिस्तान के आइन में जो चीज़ें अलाउ की गई हैं कि वो विदिन 24 आवर्स उसको अदालत में पेश किया जाएगा अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है, फिर उसको उसकी फैमिली से मिलाया जाता है, तीसरा उसको वकील का, अपने पसंद के वकील का हक दिया जाए। तो ये तीनों चीज़ें डिनाई ना करें।
यानी अगर आपका ये सारा मकसद अचीव हो जाए किसी दिन, अल्लाह करे, तो बिल्कुल ये मसला आपकी खत्म हो आप जाएगा, ये नहीं कहेंगे कि ये तहरीक भी खत्म हो जाएगी, ऑफ या लोग कोर्स। रिहा हो जाएं या हाँ जी, कानून बन जाए और उसमें इम्प्लीमेंट आपको नजर आए बिल्कुल तो आप इजी हो जाएंगे। बिल्कुल। हाँ, हमें कोई और अच्छा काम करेंगे, हम मुल्क की दिफा के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए और मुल्क को आगे, एक जैसे कि होता है जैसे मॉडर्न मुल्क हैं दुनिया की तरक्की याफ्ता, उन मुल्कों में लाने की एफर्ट करेंगे। किसी ने ये भी कहा कि आपके कॉज की वजह से या आपके बार बार कहने की वजह से पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है पाकिस्तान की, किसी ने कभी कहा इस तरह की बात? नहीं, इस तरह की बात कही तो नहीं है, शायद मतलब किसी आसपास वाले ने, मुझसे किसी ने डायरेक्टली नहीं कही। अच्छा, लेकिन आपने इधर उधर से सुनी कहीं ना कहीं से? मैंने वैसे सच्ची बात है कि मैंने सुनी भी नहीं, अच्छा, यानी इसका क्योंकि जो लोग आपको बिल्कुल इस कॉज के साथ खड़े हुए हैं, हाँ उसकी शक्ल कोई भी हो सकती है लेकिन बिल्कुल, वो मौजूद है। क्योंकि देखिए मैं फिलीपींस के लिए भी बात कर रही हूँ, मैं कश्मीर के लिए भी बात कर रही हूँ, मैं बांग्लादेश के लापता लोगों के लिए भी बात कर रही हूँ, मैं चाइना के लापता लोगों की भी बात कर रही हूँ, तो मैं तो पूरे दुनिया के लापता लोगों की बात कर रही हूँ। तो एक जो इशू है वो एक ग्लोबल लेवल पर है। आप क्या समझती हैं कि जो 9 मई का वाक़या हुआ है, इसके बाद भी कुछ लोग लापता हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं इसके बाद उस भी। पे क्या आपका टेक है? उसके साथ भी मेरा स्टांस वही है कि वो नहीं होना चाहिए, उनको चार्ज करें, सामने लेकर आएं, उनके ऊपर होने वाले जुल्म की तलाफ़ी होनी चाहिए, उनके जो नफ्सियाती मरीज़ बन जाता है पूरा घर, उनका इलाज होना चाहिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर। और अगर ये लोग इनमें से कोई भी हमारे पास नहीं आया, अगर आता तो हम इनके लिए वही रास्ता इख्तियार करते जो हम अपने किसी भी केस के लिए करते हैं। अच्छा, यानी ये रास्ता मौजूद है आज भी, अगर किसी को ऐसा लगता है वो आपके बिल्कुल, पास आ जाए हाँ जी तो बिल्कुल, आप पूरा प्रोसीजर में उनकी वो पूरा साथ लेके जो चलती भी हैं? कुछ हम लॉयर्स से लेके, क्योंकि मोस्टली हमें जो, क्योंकि लॉयर्स मूवमेंट में हम साथ चले हैं, तो इतनी हमें वो हासिल है इतनी कि वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज देते हैं लॉयर्स। ठीक, कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहती हो आवाम से? बहुत से लोगों ने आपको बहुत मतलब सुन रखा है, मैं भी उनमें से हूँ, तो आप क्या कहना चाहती हैं? कुछ को दिल की बात कोई ऐसे? बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए हमारे मुल्क में हर तरफ नेगेटिविटी है और बहुत आसान होता है नेगेटिव बात करना और क्रिटिसाइज़ करना, और बुरी से बुरी बात उसकी रेटिंग भी बहुत हाई हो जाती है, मगर पॉजिटिव बात करना सबसे मुश्किल होता है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारा मुल्क एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चले और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें ख़राब हैं और कानून के ख़िलाफ़ जा रही हैं वो वापस सीधे रास्ते पर आ जाएं। और मैं चाहती हूँ कि जो इस मुल्क की ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं स्पेशली, वो कभी हिम्मत ना हारें, क्योंकि हमने अपनी मदद आपके तहत इन औरतों और लड़कियों और माँओं की दुआओं और उनकी कोशिशों से 1200 लोगों को वापस हासिल किया है। तो आप कुछ भी कर सकती हैं। हिम्मत नहीं हारनी। पाकिस्तान की ख़वातीन को कभी हार मारने की, कभी खौफज़दा और रंजीदा होने की ज़रूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमना मसूद साहिबा का आपने सारा देखा इंटरव्यू, इनकी बातों से आप इत्तेफाक भी कर सकते हैं, इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन अपना फीडबैक देना मत भूलिए। इंशाल्लाह फिर किसी नए मेहमान के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।